है जी, नाम के पीछे कहीं ना कहीं बाबा साहब खड़े नजर आते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो उसके बारे में बताइए सर। आपने ठीक कहा। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1949 को हुआ जी। दादाजी क्योंकि बाबा साहब के दीवाने थे, मगर उनके यहाँ टेलीफोन वगैरह नहीं था, तो वो सोनलाल शास्त्री जी के पास दफ्तर में जाते थे लॉ मिनिस्ट्री में जी। और उनसे बात करके फिर बाबा साहब से उनकी बात होती थी टेलीफोन से। तो वो गए 2 तारीख को पहुंच गए और उनसे कहा कि शास्त्री जी आपके घर पोता हुआ है। शास्त्री जी कह रहे मेरे यहाँ कहाँ हुआ? नहीं, इसका मतलब हमारे यहाँ हुआ। अच्छा अच्छा, फिर क्या करना है? अरे बाबा साहब का मुंह मीठा करा के आना है तो चलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, बाबा साहब तो अभी यहाँ नहीं, श्रीनगर गए हुए हैं कश्मीर प्रॉब्लम के समाधान के लिए, उसको हल करने के लिए, और वो 3 या 4 तारीख को आएंगे, फिर चलेंगे। 4 तारीख को हमारे दादाजी शास्त्री जी के साथ बाबा साहब की कोठी पर गए। बाबा साहब लॉन में बैठे हुए थे। तो लॉन, ये बात है पटियाला हाउस के सामने जो कोने वाली कोठी है पटेल मार्ग पर, जिसका पहले हार्डिंग एवेन्यू नाम होता था, एक हार्डिंग एवेन्यू। उस कोठी में जब गए गेट पर तो पहले पूरा चलता था, एक टोकरी होती थी, उसमें अखबार रखकर मिठाई डालकर फिर अखबार को ऐसे मोड़कर धागे से बांध दिया जाता था, उसको कूड़ा कहते थे। तो कूड़ा लेकर गए मिठाई का। तो बाबा साहब ने देखा गेट के अंदर चौधरी साहब आ रहे हैं, उनके साथ शास्त्री जी भी हंसने लगे, करने के आज कोई खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आए बाबा साहब को मिठाई दी। बाबा साहब ने पूछा अरे क्या हुआ, क्या उपलब्धि? उन्होंने कहा बाबा साहब आपको पोता हुआ है, स्टाइल है दिल्ली वाला। बाबा साहब ने भी वही कहा, अरे हमको कहाँ पोता हुआ? अच्छा अच्छा, तुम दिल्ली वाला लोग, इसका मतलब तुमको पोता हुआ है। बच्चा ठीक? हाँ बिल्कुल ठीक बाबा साहब। जच्चा ठीक? हाँ वो भी ठीक। क्या नाम दिया बालक को? अपने बालक को गुलाब सिंह नाम दिया। हा, गुलाब सिंह नाम बहुत अच्छे। अरे चौधरी साहब, तुमको मालूम मिस्टर नेहरू गुलाब लगाता है सुबह, वो सारा दिन उसको सूंघकर शाम को फेंक देता। बाबा फेंकने वाला नाम काहे को रखा तुम? तुम लोग टिकने वाला, रुकने वाला, बरकरार रहने वाला नाम रखना था ना। वो कहला नहीं बाबा साहब, वो हमारा पंडित है ना, उसने रखा था। फिर पंडित के पास पहुंच गए तुम? कहला नहीं वो तो हमारी बिरादरी का ही है। अच्छा, जाति पंडित तुम? ऐसा है, अपना जाति पंडित से ये पूछना कि उसके पास जो पोथा पत्री है वो किसका है? वो सब वहीं का बनारस का। वो तुम्हारा, वो तो ज्ञान ही नहीं है पोथा पत्री कैसे बनेगा, तो वो तुम ब्राह्मण बात को तुम मजबूत करते हो, ठीक बात नहीं है। नहीं बाबा साहब, वो राशि के हिसाब से रखा था। क्या होता है राशि? राशि क्या होता है? ये इस देश का जो पंत प्रधान है, यानी कि प्रधानमंत्री है, वो जवाहरलाल नेहरू है। और ये देखो आदमी जो झाड़ी काट रहे हैं ना इतनी बड़ी कैंची से, इसका नाम झमनलाल है। दोनों का राशि बराबर, इनको ट्रांसफर कराओ ना, तब एक ही राशि है। बिल्कुल। तो इसको पंत प्रधान बनाओ, पद प्रधान को कहो घास काटेगा। ये राजेंद्र प्रसाद, मेरा जो संडास साफ करता है आदमी, उसका नाम रामू है। दोनों का राशि एक है। ये क्या बात है? बिल्कुल। आपको इतना समझाते हैं मगर चौधरी आपके समझ में आता नहीं कुछ। कहना बाबा साहब, हमने तो जितनी समझ थी उतना काम कर लिया, अब ऐसा आप ही बच्चे का नाम रख दो। बाबा अब ये काम भी हमको करना पड़ेगा। तो उस दिन अखबार पढ़ा था जी, इंग्लिश का। उसमें शांति स्वरूप भटनागर पहले पेज पर उनकी कोई न्यूज थी जी। बाबा साहब ने अखबार उठाकर हमारे दादाजी वगैरह को कहा कि देखो ये नाम शांति स्वरूप भटनागर बहुत बड़ा आदमी है, तुम इसका भटनागर गुलाब के साथ फेंकने का और ये शांति स्वरूप नाम बच्चे को देने का। बहुत बहुत ही वो नाम सर आपने जो बाबा साहब ने नाम दिया था, उस नाम को आपने ऊंचा ही ऊंचा उठाया है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब ये तो हमें उस वक्त, मुझे भी जीवन भर पता नहीं चला, और उस वक्त जब उन्होंने नाम रखा हमारे घर वालों को भी पता नहीं था जी। मगर बाद में स्पष्ट हुआ जब हम लिखने पढ़ने लगे कि बुद्ध के बहुत सारे नामों में एक नाम शांति स्वरूप नाम भी है उनका। अच्छा, ये बुद्ध का पर्याय है ये। सरकारी नौकरी एक बड़े अधिकारी पद पर भी ग्रहण की थी जी जी जी, और बाद में वो आपने छोड़ दी थी जी। आपके सामाजिक सरोकार आगे आए,
या सामाजिक चेतना थी या व्यक्तिगत कोई उद्देश्य था जो आपने नौकरी छोड़ी और फिर अपना मार्ग दूसरी तरफ ले गए पूरा? मैं 1973 में यूपीएससी के थ्रू क्लरिकल जॉब पर मैं गया था जी, और प्रमोशन होते होते 93 तक मैं सेक्शन ऑफिसर के पद तक पहुंचा जी। मैं जब नौकरी में गया था तभी मैं नौकरी छोड़ना चाहता था, मगर हमारे मित्रों ने कहा नहीं यार तुम आते हो तो जरा माहौल खुशनुमा हो जाता है तो तुम रहो। तो करते करते हालांकि मैंने सस्पेंड होने की भी बहुत कोशिश की जी, उसमें नौकरी भी मिलेगी, बाद में एरियर यानी बकाया भी मिलेगा, मगर वो कोई कामयाब नहीं हुआ। जिस अफसर को मैं पीटता था जी, वो मेरी कंप्लेंट ही नहीं करता था और अच्छा। छुट्टी लेके बैठ जाता। ये ऐसा हुआ जी। तो उसके बाद में मैंने ये महसूस किया कि 20 साल के बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं, ऐसा प्रावधान था जी। मुझे भी है शायद वो। हाँ, अच्छा जी, हाँ। अब तो बाद में तो खैर गोल्डन हैंडशेक वगैरह बहुत सारी स्कीम्स आ गई जी। तो मुझे ये अपने पे भरोसा था कि मैं जितनी तनख्वाह मुझे वहाँ मिलती है, मैं बाहर अगर काम करूंगा चित्रकारी का, मैं इससे ज्यादा कमा लूंगा। जी। अच्छा, आपने उस समय चित्रकारी शुरू कर दी थी? चित्रकारी तो जब मैं सर्विस में गया था उससे पहले ही पहले ही शुरू कर दी थी आपने? मैं सर्विस में गया था 73 में, चित्रकारी मेरी 65 से शुरू थी। अच्छा, आपने रामलीला मैदान में भी एक बार अपनी प्रदर्शनी भी लगाई थी? जी हाँ, कई बार प्रदर्शनी, जी हाँ, कई बार प्रदर्शनियां लगाई। बाबा साहब की प्रदर्शनी, बाबा साहब के शताब्दी वर्ष में सरकार की प्रदर्शनी फेल और हमारी प्रदर्शनी जिंदाबाद, ऐसा हो गया। तो मुझे अपने पे भरोसा था कि मैं यहाँ जो कमाता हूँ उससे ज्यादा कमा लूंगा। तो दिमाग में यही आया कि मुझे अपना घर भी बनाना है, बच्चे भी पालने, तो सरकारी नौकरी में ईमानदारी से वो काम नहीं हो सकता और बेईमानी हम कर नहीं सकते। इसलिए हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर ये अपना चित्र, हाथ के बने हुए जो चित्र जो हम रेशम पर बनाते थे सिल्क पर, उनको सिल्क पेंटिंग कहते हैं अभी भी, तो उनके एक्सपोर्ट का काम हमने बढ़ाया और खूब बढ़ाया। उस काम को इतना बढ़ाया कि उसी में से ये मकान बन गए, जोड़ा है 2 मकान है, एक सामने 3 मकान बन गए और बच्चे पल गए, इनकी सबकी शादियां हो गई। एक गृहस्थ जीवन में यही देखा जाता है भारतवर्ष में। बिल्कुल। हालांकि विदेशों में ये 3 कामों में जो हम भारतवासी बर्बाद हैं, एक बच्चों की शिक्षा में, एक शादी विवाह में, एक मकान बनाने में, तीनों में यहाँ ये तीनों जिम्मेदारी वहाँ सरकार की है। आदमी को कोई खर्च नहीं करना पड़ता, उसको फिर अपने जो शौक है वो पूरे करने होते वो बाकी दूसरे मानव सेवा करते हैं। वास्तव में जीवन का वो एंजॉय वो लोग करते हैं, जबकि भारत में हर पीढ़ी को मकान बनाना पड़ता है, हर पीढ़ी को वही जिम्मेदारी है। तो वहाँ ये सब, मैं इंग्लैंड गया था तो कस्टोडियन कहते हैं वहाँ इसको, कॉर्पोरेशन को। तो जो लोग थे हमारे सारे लोग कस्टोडियन के मकान में वहाँ रह रहे हैं। और जो सीनियर सिटीजन है या डिसेबल लोग हैं, अपाहिज हैं, उनको मील ऑन व्हील 1 पाउंड में खाना दोनों टाइम मिलता है। मील ऑन व्हील मतलब पहियों पर गाड़ी में खाना उन्हीं के घर आता है। वो खाना हमने भी खाया। जिस सज्जन के घर वो खाना आया था उसका अकेले का वो खाना था, मगर हम 3 लोगों ने खा लिया। इतना वो सफिशिएंट खाना। तो हमें जो सर्विस छोड़कर जो ये काम किया, फिर समाज सेवा के काम में लगे और बाद में परिवर्तन संसार का सबसे बड़ा सत्य है। हमने ये देखा कि ये जो जुनून इस व्यवसाय को लेकर हमें, वो हमारे बच्चों में उतना नहीं है। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता ऐसा काम पकड़ा जिसकी वजह से बच्चे सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अभी आपने देखा ना, सारे बच्चे लगे हुए हैं। तो अभी पुस्तक प्रकाशन के व्यवसाय में सारे बच्चे लग गए। और कार्य कब शुरू किया था सर? ये कितने वर्ष हो गए आपको? वैसे पहला जो प्रमाण है हमारे पास 1975 का है, जब हमने सम्यक प्रकाशन से 3 बच्चों का एक कैलेंडर छापा था जिसमें 3 बच्चे बनाए थे शिक्षित रहो। एक किताब हमने छापी थी, स्वरूप चंद जी ने लिखी थी और हमने वो प्रकाशित की थी। वो किताब करीब 80 की है। वो बीच में और भी हमने शादी के कार्ड छापे, ये किया वो किया, तो लंबा एक अनुभव था। मगर एक प्रकाशन, विधिवत प्रकाशन, रेगुलर प्रकाशन के तौर पर जब मैं वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस में गया, बाहर इंटरनेशनल बौद्ध सम्मेलनों में, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया गया, ताइवान गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया, जर्मनी गया और भी बहुत सारे देशों में गया। तो वहाँ स्पष्ट हो गया, वो लोग कहते भी थे कि भाई आप बच्चों का साहित्य छापें। सभी को कहते थे, मुझे भी कहते थे, आप लोग बच्चों का साहित्य छापें, सरल भाषा में मोटे अक्षरों में छापें, सचित्र साहित्य छापें और नॉन कंट्रोवर्शियल
जी। कल्याणकारी, मंगलकारी, करुणा मैत्री से भरपूर हो, वो साहित्य छापें। उसके बगैर बौद्ध धर्म गति पकड़ेगा नहीं। अब बात तो सबसे कहते थे, पर मुझे ज्यादा लग गई। हाँ जी। ज्यादा यूं लग गई कि मेरे पास वो सारे साधन थे, मेरी उंगलियां भी चलती हैं, मेरी जबान भी चलती है, और मैं खुद भी चल के सब जगह जाता हूँ, आप जानते ही हैं। बिल्कुल। तो मैंने उसी दिन वेलांगोंग होटल है वहाँ अपना हांगकांग में, समुद्र के किनारे, वही होटल में रात को जब कॉन्फ्रेंस से लौटे तो मैंने भगवान बुद्ध की जीवनी सबसे पहले सरल भाषा में लिखनी आरंभ की, और कुछ वहाँ लिखी, कुछ जहाज में बैठे बैठे लिखी, खुद घर आकर के उसको फाइनल किया, वो मैंने छापी। अब भी वो मेरा पहला प्रकाशन है, और वो अभी भी बहुत मजबूती से, बहुत कामयाबी से चलता है। लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। मैंने उसको छेड़ा नहीं, हालांकि उसके बाद बुद्ध की कई जीवनियां मैंने छाप दी, मगर उसको एज इट इज रखा हुआ है। वो मेरी पहली निशानी है लेखन कार्य की। आपने